नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट में लेके आया हूं, जीके जीएस। दोस्तों, बिल्कुल एग्ज़ाम में आपका ऐसा ही पेपर आएगा। मान लीजिए कि आज आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपके सामने में ऐसा ही पेपर आया है, तो आप कितने प्रश्नों को सही कर पाइएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ख़ुद से बनाने का प्रयास करें और देखिए कि आप कितने प्रश्नों को अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो दोस्तों, और एसएससी जीडी की पल पल खबर अगर चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा ही लगेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राज्य कौन है। दोस्तों देखिए, ऐसे ही प्रश्न है। देखिए, प्रश्न की है ना शैली कुछ अजीब तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या ना पूछा है कि अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन है। तो दोस्तों, तो भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को। यह भी बात याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है कि तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध है ना विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य है दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में विकसित हुए थे। तो बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था, जिसे हम लोग तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये युद्ध हुआ कब था, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन ए। तो प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों, तालीकोटा को ही हम लोग बन्नीहट्टी राक्षस तंगड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और विजयनगर साम्राज्य का महत्तम शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय थे। और विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो आरवीरू वंश के रंग तृतीय थे। ये याद रखिएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का फिर, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई। यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी कब गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आप खुद से पहले चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1907। अगर अधिवेशन के बारे में कहा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, सूरत अधिवेशन। दोस्तों, सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी, गर्म दल और नर्म दल। और गर्म दल में कौन कौन आते थे, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब आते थे। यानी बाल, लाल, पाल, बाल, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो चूज कीजिए। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बन रहे होंगे तो सोचिए कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों घबराइए मत, ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। तो दोस्तों मैं उन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर आता हूं जो कि एसएससी जीडी में पूछने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। और दोस्तों राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। और ये राष्ट्रगान को किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का फिर कि दोस्तों सबसे पहले बता दो कि आपके आवाज़ यहाँ पे आ रहे हैं वीडियो में टू का, तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गया है जिसके कारण से आवाज़ आ रहे हैं। तो कृपया आप लोग इस आवाज़ पे के कारण वीडियो को छोड़ के मत भागे, आप फोकस कीजिए क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। परिस्थिति अगर कैसी भी हो, सफलता को अगर मंजिल है आपके सामने में तो छोड़ के नहीं भागना चाहिए। उस मंजिल को अगर आपको पाना है तो थोड़ी सी परिस्थितियों में कुछ मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1975। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी,
1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर पूछेगा आपको किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 35वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था उनके अनुसार 35वां संविधान द्वारा 1974 में सिक्किम को पहले सहवर्ती राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो संविधान संशोधन के बारे में कहा जाए तो क्या बोलना है कि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और कब? तो 1975। और सहवर्ती राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो 35वां, यह भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, चूज कीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अब 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। ये कई बार पूछे भी गए हैं और इस बार भी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग तो अच्छे से क्लियर करके रखिए। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित वायुमंडल में अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। और यही बात कही जाए तो ऑक्सीजन की, तो 19 से 20% ऑक्सीजन और आपके जो हैं 0.93% आपका आर्गन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी। कौन है? नील नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नील नदी जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील और इथोपिया के से निकलती है, यानी विक्टोरिया झील से नीली नदी और इथोपिया से श्वेत नदी निकलती है और दोनों के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है और यह विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। और अमेजन जो है दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी, यानी सबसे चौड़ी नदी है। कौन? तो अमेजन। ये लंबी नहीं है लेकिन चौड़ी है। अगर विश्व में की सबसे चौड़ी नदी के बारे में कहा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? अमेजन। और यांगटीसी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यांगटीसी क्या है आपका? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और राइन नदी किस देश में है? तो जर्मनी की प्रमुख नदी है राइन नदी, ये भी याद रखिएगा। और विश्व की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। कौन सी है? तो राइन नदी है जो विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन है, तो राइन नदी। और राइन नदी किस देश में पड़ती है? तो राजस्थान में, जर्मनी में है दोस्तों। सॉरी, कहाँ पे है? जर्मनी में है। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारत की ही क्यों, वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व की भी सबसे पुरानी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ जो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर। ये भी याद रखिएगा, क्या है आपका? गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। यह भी याद रखिएगा, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे जैनियों का प्रमुख मंदिर है। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है आपका निकलती है कहाँ से? अमरकंटक। ये जो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है। तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और ब्रह्मगिरी से आपकी क्या निकलती है? तो ब्रह्मगिरी से आपका कृष्णा नदी निकलती है, ये याद रखिएगा। कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मगिरी से कृष्णा नदी निकलती है। और शेषनाग झील से आपका झेलम नदी निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी निकलती है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग दोस्तों कि सरकार किसे बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करती है? सरकार किसे बढ़ावा देने के लिए मुद्रा करती है? दोस्तों यहाँ पे छूट गया था कि मुद्रा का अवमूल्यन करती है। इसमें क्या होगा? अवमूल्यन करती है। तो निर्यात को। किसको? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, निर्यात को। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा में अवमूल्यन करती है। अगर यहाँ की मुद्राओं में अगर की वैल्यू कम कर दी जाए तो विदेशी लोग अपने देश यानी भारत की वस्तुओं को अधिक खरीदेगी। ऐसा करते हैं और सभी देश अपने अपने
देश के लिए ऐसा करते हैं। जब उसका आयात यानी निर्यात में कमी होती है तो क्या करते हैं, मुद्रा में अवमूल्यन करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होती है। तो मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए किस में अवमूल्यन करती है, तो निर्यात के लिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग का, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, भारतीय विभूति विनिमय बोर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों फिर हम लोग का कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पित्तरस का स्राव यकृत से होती है। और पित्तरस की प्रकृति क्या होती है, तो दोस्तों क्षारीय होती है, ये भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और पीयूष जो ग्रंथि है यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और यह पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किन की असामान्य वृद्धि के कारण होती है? यानी दोस्तों किसके वृद्धि होने से कैंसर यानी रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया नामक रोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, WBC के बढ़ जाने के कारण होता है। यानी रक्त कैंसर किसके वृद्धि के कारण होती है, तो WBC की मात्रा में वृद्धि के कारण होती है। दोस्तों WBC का रासायनिक नाम लिकोसाइट है। और RBC को एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट्स को रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। और हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक करते हैं, तो प्लेटलेट्स। अगर आपको कहा जाए कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होती है, तो दोस्तों विटामिन के। अगर प्रोटीन में कहा जाए तो फाइब्रिनोजिन, विटामिन में कहा जाए तो बताना क्या है आपको, विटामिन के। और ऐसे अगर ब्लड में कहा जाता है तो कौन करते हैं, तो प्लेटलेट्स। ये तीनों रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। और कौन थक्का नहीं बनने देते हैं, तो हिपेरिन जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देते हैं। और हिपेरिन का स्राव कहाँ से होता है, तो दोस्तों यकृत से होता है। यह याद रखिएगा, कहाँ से होता है, यकृत से होता है। यकृत से इसका स्राव होता है। और यही कारण है कि जो मानव का जो ब्लड है जो डब्बे में रखा जाता है उसमें हिपेरिन मिला के रखा जाता है ताकि रक्त जमे नहीं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न फिर हम लोग का कि प्रकाश तरंगे हैं क्या है, विद्युत तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, स्थिर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो दोस्तों प्रकाश तरंगे जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दोस्तों प्रकाश जो है ना निर्वात में भी प्रवेश कर सकती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी है ना निर्वात में प्रवेश कर सकती है। निर्वात का मतलब होता है दोस्तों कि वह स्थान जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा तक भी ना हो, तो वहाँ पे प्रकाश भी प्रवेश कर सकती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी प्रवेश कर सकती है। तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? चूज कीजिए, ध्वनि ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को। तो दोस्तों सबसे पहले तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु संरचना के मूलभूत कण होते हैं। परमाणु संरचना के मूलभूत कण होते हैं, कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसोन। ऑप्शन बी है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्यूटॉन। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परमाणु संरचना के मूलभूत जो कण होते हैं वो कौन होते हैं आपका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के मूलभूत कण होते हैं। और देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना तो किसी भी कण के या तत्व के नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं, तो किसी भी पदार्थ के बाहरी कक्षा में हो या तत्व के बाहरी कक्षा में जो कौन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, चूज कीजिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को क्या बोलते हैं हम लोग, तो सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये क्या है, एक भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, और CaCO3 जो है आपका संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। दोस्तों 1 नंबर तो आपका पक्का है, किसी भी पदार्थ का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आप लोग याद ही रखिएगा, एक ना एक तो पूछे जाते ही जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके लोक नृत्य से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों गरबा जो है गुजरात के हैं, ये सही है। आपके नौटंकी उत्तर प्रदेश, ये सही है। और जटिन जो है पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है ना ये गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यानी करगम जो है ना कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। कहाँ है, तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य है। तो यह ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यह गलत है। करगम किस राज्य की है, प्रमुख लोक नृत्य है तो तमिलनाडु की। बाकी बात सब सही है। गरबा गुजरात के हैं, नौटंकी उत्तर प्रदेश के हैं, जटिन पश्चिम बंगाल के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। लोक नृत्य से भी संबंधित एक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट VVI प्रश्न ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 24 अक्टूबर को दोस्तों, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्र बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। और 8 मार्च को जो है आपका विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और 10 जनवरी को जो है राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यानी सभी जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस हैं ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में, स्विट्जरलैंड जनेवा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जनेवा। ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न फिर की ओर फिर होते हैं। करंट से भी आपके पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी अच्छे से क्लियर करके रखिएगा। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में, लोक नृत्य में, खेल, विज्ञान। तो चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नदी एवं दर्रों से भी संबंधित प्रश्न SSCGD में पूछे जाते हैं। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों रोहतांग दर्रा है जो किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों दर्रे से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं रहती है, और अक्सर एग्जाम में देखें कि दर्रे से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों दर्रे को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं किस राज्य में स्थित हैं, किन स्थानों को जोड़ती है, ये मालूम रहनी चाहिए आपको। तो चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया। दोस्तों ये सारे प्रश्न करंट अफेयर के हैं। तो दोस्तों हाल ही में समाचारों में देखा गया थ्वाइट्स ग्लेशियर कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका, अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। तो दोस्तों हाल ही में थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है ना अंटार्कटिका में देखा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में। दोस्तों थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है ना अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। थ्वाइट ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है, यह याद रखिएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है AP माहेश्वरी, MA गणपति, अभय रघुनाथ कड़वे। इसका राइट आंसर क्या होगा, चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कुलदीप सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह को चुना गया है। 17 मार्च 2021 को बनाया गया है कुलदीप सिंह को CRPF के महानिदेशक। तो दोस्तों आपकी SSCGD में GK GS के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने इस वीडियो में 25 करा दिया। दोस्तों अगर लगे कि आपको लगे कि नहीं, पक्का विश्वास है कि आपको नहीं, कि हाँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।